असीम वकार साहब, जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं उस पर आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इस्लाम में अगर छोटे छोटे बच्चों को कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है और उसी से आपत्ति है उनको कि बच्चों के दिमाग में जहर भरा जाता है। ना देखिए, मैं तो किसी के बीच में बोलता ही नहीं, चाहे कोई गलत बोले सही बोले, क्योंकि हर बात का जवाब तर्क से दिया जाता है। मैडम, अभी मैं सुन रहा था, बता रहे थे कि पूरी दुनिया में इस्लाम सब धर्मों के खिलाफ। 20 रुपए का खाना बांटते हो और कहते हो धार्मिक नारा लगाओ। 1 करोड़ हमारे हिंदू भाई मिडिल ईस्ट में नौकरी करते हैं। एक भी वाक्या पिछले 50 साल में बता दीजिए जो कभी किसी मुसलमान ने यह कहा हो कि तनख्वाह दे रहे हैं, नारा लगाओ धार्मिक, या हमारे क्या रह रहे हो धार्मिक नारा लगाओ। एक वाक्य बता दीजिए। 35 लाख से ज्यादा हिंदू यूएई में रहते हैं और 25 लाख से ज्यादा सऊदी अरब में रहते हैं। करीब 5 करोड़ परिवार, मतलब 5 करोड़ लोग उनके पैसों से अपना घर चलाते हैं। कभी बताइए कि यूएई में इतना बड़ा मंदिर बना के दे दिया, कभी अपने धर्म का झंडा किसी मंदिर पे लगाया हो? कभी आपने सुना कि मिडिल ईस्ट में कभी किसी हिंदू भाई को रोककर थप्पड़ मारा गया हो और उससे कहा हो कि धार्मिक नारा लगाओ? 20 रुपए का खाना बांटते हो और यहां कहते हो धार्मिक नारा लगाओ। बहुत बड़े धर्म के ठेकेदार हो ना। दूसरी बात, सर, हम हिंदू खतरे में है। बांग्लादेश देख लें, इधर बगल में पाकिस्तान देख लें, ठीक है, मिडिल ईस्ट तो दूर हो गया ना, अफगानिस्तान, ये बगल में बांग्लादेश देख लीजिए। हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए सड़क पर आना पड़ा है ना। असीम वकार साहब, आप दुबई की मिसाल तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान भी तो सामने है ना, अगल बगल, उसकी भी मिसाल रख दीजिए सामने। जवाब तो दे लेने दीजिए। बोलिए, आप ही। और बाकी दुनिया 12 इस्लामिक देशों में कौन जहां पर बांग्लादेश में तो मंदिर भी तोड़ा गया ना वकार साहब, तो आपको भी वही उदाहरण आप देंगे सामने जो आपको सूट करेगा? बोलिए। आप एंकर हैं। ये सब सारे जवाब मोहसिन रजा को, रागी साहब को देने दीजिए। आपके अच्छा नहीं लगता? मैं यहाँ पर गूंगी बहरी बन के चुप तो नहीं बैठ सकती ना असीम वकार साहब। मैं एंकर हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है क्या मुझे सच बोलने से रोका जा रहा है और क्या मुझे आप डराने की बात करेंगे कि मैं एंकर हूं तो मैं वही बोलूंगी जो असीम वकार को सूट करेगा? प्लीज सर, ये डराने धमकाने की बात कहीं और करेगा। अपना जवाब दीजिए, बाकी लोग इंतजार करेंगे। प्लीज बोलिए। मैं मुद्दा नहीं हूं, मुद्दे पर आइए प्लीज। भारत का मुकाबला आप बांग्लादेश से और श्रीलंका से नहीं कर सकते। अरे मुकाबले की बात नहीं है, पड़ोसी देश है, वहां पर हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है असीम वकार जी? ठीक है, आपसे अगर पलट के सवाल पूछ लो तो आप नाराज हो जाते हैं। आप ही तो दुबई और सऊदी अरब को लेकर आए ना, तो बांग्लादेश मैं तो होकर आई हूं, तो मैं बांग्लादेश का उदाहरण दूंगी। सवाल पूछ लो तो आपको मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। बताने लगेंगे कि आप एंकर हैं और एंकर सच नहीं बोल सकता, वो उदाहरण दे सकता है। कैसी बात कर रहे हैं? अलग है, अफगानिस्तान का इस्लाम अलग है। ठीक है, चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर बाकी लोगों के पास आएंगे। वो मनोज काका जी भी और मोहसिन रजा जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोलिए वकार जी। नहीं, मैंने एक सवाल पूछा था पहले कि हमारे बच्चों की टोपी और पजामे के साथ आप टाई पहना रहे हैं, जरा उन धर्मों में जो नंगे घूम रहे हैं उनको लंगोट पहनाइए। सर जाके ना नागा बाबाओं से आप खुद ही कह लीजिए। अगर इतना, एक सेकेंड सर, अगर आपको इतना शौक आ रहा है तो जाके नागा, आपको लग रहा है कि वो कोई भी सरकारी हस्तक्षेप या आपका हस्तक्षेप स्वीकार करेंगे? आपको पता नहीं है उनकी परंपरा। अभी हमारे साथ उस वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है और आप चाहते हैं उनको हम घसीट कर ले आए। प्लीज सर, मैं अपने डिबेट में उस व्यक्ति को नहीं लेकर आना चाहूंगी जिसकी इजाजत नहीं देता है हमारा पैनल। आपको बीजेपी पर हमला करना है, करिए आप। या नहीं, बिल्कुल मुझे आपत्ति है असीम वकार जी। अगर नागा साधुओं में से कोई मेरे साथ बैठा होता तो मैं बिल्कुल उनसे उनका पक्ष। और प्लीज ये मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, और ये मुस्कुराने की जरूरत नहीं है सर। जो हमारे पैनल में हिस्सेदार नहीं है, मैं उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं कर सकती। और यहाँ पर मोहसिन रजा जी उनका पक्ष लेने के लिए नहीं बैठे हैं। उनकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, अलग पहचान है, वो लोग अपनी परंपरा का पालन करते हैं। प्लीज वहां पर नहीं जाते हैं असीम वकार जी, और किसी के ऊपर इस तरह से हंसने की जरूरत नहीं है, खींच निकालने की जरूरत नहीं है। प्लीज मोहसिन रजा जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, मोहसिन रजा ठीक है, असीम वकार इधर उधर नहीं जाएंगे, आप हमेशा भटका देते हैं, मैं नहीं जाती हूँ। असीम वकार जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर नियम भी बना सकती है, और यहां पर आप लोगों की ओर से भी कहा गया था कि मदरसा एक्ट के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसकी समीक्षा की जाएगी। तो वो कौन कौन से हिस्से हैं जिसको लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे, और साथ ही मुस्लिम समुदाय को उससे दिक्कत भी ना हो, वो भी आप लोगों की बातों से इत्तेफाक रखे, इसको लेकर क्या व्यवस्था आपकी ओर से की जाएगी?
देखिए, हमें किसी को हमसे इत्तेफाक करे ना करे, हमने जो भी काम किए हैं जनहित के किए हैं। जैसे अभी उन्हें टाई नहीं पसंद है, उन्हें हमारे नौजवान बच्चे जो मुस्लिम समाज के हैं उनके हाथ में कलम नहीं पसंद है, उन्हें अपराधी पसंद हैं क्योंकि उन्होंने अपराधियों को आइडियल बनाया था। वो उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं जिसमें हमारे काका भाई बैठे हैं और उसी में 4 दिन पहले ये भी थे, अब इधर आ गए हैं। विचारधारा थोड़ी बदल जाएगी। वो इसीलिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं, आस्था का मजाक उड़ाना, फिर उसके बाद अगर कोई उस पर अटैक कर दे, कहीं कोई आदमी हाथ चला दे तो साहब उसके ऊपर बड़ा रोना भी होगा दिन भर बैठकर। लेकिन हमारा कहना यह है कि आपने जब छोड़ी सरकार, जब आपको यहाँ की जनता ने बाहर किया 2017 में, तो इतने मदरसे अवैध जो चल रहे थे वो किसकी शय पर चल रहे थे? और उसमें जो अवैध कार्य हो रहे थे, जो एजेंसियां उठा रही थी मामले, जो सुरक्षा से जुड़े हुए मामले थे, उनके ऊपर आपने कभी रोशनी क्यों नहीं डाली? क्योंकि आपको वोट बैंक चाहिए था, ये आपका वोट बैंक है। ठीक है, फिर मैं मनोज काका जी से जवाब ले लूंगी। आप ये कह रहे हैं कि मदरसों में अवैध कारोबार चलाया जा रहा था, आप तो अल्पसंख्यक मामलों के ही मंत्री रहे हैं, कहां कहां आया था इस तरह का मामला? मैं चित्रा में वहीं आ रहा हूं। जब हमने मदरसा पोर्टल लागू किया तो हमारे पास में आज की तारीख में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 16,000 मदरसे हैं जो हमारे पास में इस वक्त मान्यता प्राप्त हैं और 560 मदरसे हमारे अनुदानित हैं। हमने मानव संपदा पोर्टल लागू किया। आदरणीय योगी सरकार ने लगातार इनके बेहतरी के लिए मॉडर्न एजुकेशन, वो कह रहे हैं धार्मिक एजुकेशन की बात अभी दोनों कर रहे थे और रहमानी साहब भी कर रहे थे। भैया, हमने कहीं रोक वोक नहीं लगाई। हमने इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया कि ताकि ये डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, ये खाली टोपी कुर्ता पजामा पहन के मौलवी बन के ना घूमते रहें। ये मौलवी अपनी धर्म की पढ़ाई करें, तो उसके लिए नहीं रोका हमने। लेकिन आप लोग जो है ना, आप इनको बेचने का काम करते हैं। ये लोग बेचने का काम करते हैं, ये ठेकेदार लोग हैं। अगर मौलवी बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है फिर? मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा कि खाली मौलवी बन जाएंगे तो इनको कौन, फिर वही वाली बात आएगी, फिर मस्जिदें कम पड़ जाएंगी, उनको नौकरी देने के लिए मदरसे कम पड़ जाएंगे। 16,000 तो मदरसे हैं, और जो मदरसों के प्रबंधक हैं, जो और लोग हैं, उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बन रहे हैं, वो विदेशों में कैसे पढ़ रहे हैं। मनोज काका जी, अब आपके पास आते हुए वो बोल रहे हैं कि 2017 के पहले जो मदरसे थे उससे किस तरह से अवैध धंधा चलता था, वो आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। बोले अपनी बात खत्म कीजिए मनोज काका, फिर जवाब देंगे। अपनी बात खत्म कीजिए। मैंने कहा कि जो मदरसे चिन्हित किए गए, 8,000 के आसपास मदरसे अवैध पाए गए, उसमें हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी कार्रवाई की, उस पर भी यही लोग सपोर्ट है। और अभी भी जो लोग आपको चीखते चिल्लाते मिलते हैं चैनल पे बैठे हुए, ये चंद वो लोग हैं जो सपा, कांग्रेस और उससे पहले की एक और सरकार बनी, ये उनकी गोद में खेलते थे और इन्हीं लोगों के संचालन में वो मदरसे हैं। उसका पैसा, उसका अनुदान ये मुस्लिम समाज के पास, दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के पास नहीं जाने देना चाहते। ये चाहते हैं कि वो जैसे जिस हाल में है वो पढ़ रहें, वो अलिफ बे ते से पढ़ते रहें, वो डॉक्टर इंजीनियर ना बन जाएं। इनके बच्चे इंजीनियर बने, इनके बच्चे डॉक्टर बने, इनके बच्चे नेता बने, सारा कुछ यही करें, बाकी उनको खाली वोट बैंक बना के रखो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।